नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एवं 4.0 के एकलव्य सीरीज के एपिसोड नंबर 18 में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपके लिए एनसीईआरटी आधारित जीव विज्ञान बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाए हैं, जो आपके बीपीएससी में, इसके अलावा यूपीपीएससी में इन सब आयोगों द्वारा पूछे गए और जो आपके परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में ये प्रश्न पीआरटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में 6 से 8 और जो जीएस पार्ट सेकंड वाले हैं, जितने भी साइंस के क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण उस दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों पर आने से पहले हम कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ों को देख लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं ये चीज़ें, और आपके परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है एपीकल्चर। एपीकल्चर किसे बोलते हैं? मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर बोलते हैं। ये सब चीज़ें आपको एनसीईआरटी में दी गई हैं, पढ़ाया भी गया है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन को बोला जाता है, मछली पालन को। सेरीकल्चर कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट के पालन को बोला जाता है, तो रेशम कीट पालन को क्या बोला जाता है? सेरीकल्चर। फिर है फ्लोरिकल्चर। किसे बोलते हैं? तो फ्लोरिकल्चर बोलते हैं फूलों की खेती को, तो ध्यान रखिएगा, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। ओलेरीकल्चर किसे बोलते हैं? सब्जियों की कृषि को ओलेरीकल्चर बोलते हैं, महत्वपूर्ण है। फिर हॉर्टिकल्चर पे आते हैं। हॉर्टिकल्चर फूलों, फलों और सब्जियों, मसालों, इसके अलावा बागबानी, जो बागबानी की जाती है, तो बागबानी कृषि को भी हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। तो जब सबको एक साथ में जोड़ लिया जाएगा तब हम हॉर्टिकल्चर शब्द का प्रयोग करते हैं, या फिर बागबानी कृषि को भी हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। अब पोमोलॉजी क्या है? पोमोलॉजी फलों की कृषि को बोलते हैं। वर्मी कल्चर क्या होता है? कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हम केचुए का पालन करते हैं मिट्टी में, तो जो है ये केचुआ पालन हो गया, तो केचुआ पालन को हम वर्मी कल्चर बोलते हैं। विटीकल्चर बहुत महत्वपूर्ण है। विटीकल्चर किसे बोलते हैं? अंगूर उत्पादन को। अब जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पहला है पेलियोबोटनी। पेलियोबोटनी हम पादप जीवाश्मों के अध्ययन को बोलते हैं। जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? जीवों के अनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन को बोलते हैं। कई बार बीपीएससी ने इसको पूछा है, और आपका जो लेटेस्ट पेपर हुआ था तो वहाँ पे भी आपने देखा था कि इन सब चीज़ों के बारे में पूछा गया है। तो आपको उसी दृष्टि से हम इधर जो 15 दिन बचे हैं, हम आपको उसी दृष्टि से हम तैयारी करा रहे हैं। तो आप लोग बहुत सीरियस होकर जो इधर क्वेश्चंस आएंगे बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा। पेडोलॉजी हम मृदा के अध्ययन को बोलते हैं। सॉइल के अध्ययन को हम पेडोलॉजी बोलते हैं। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों के अध्ययन को बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। सेरोलॉजी हम किसे बोलते हैं? तो रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन को हम सेरोलॉजी बोलते हैं। अब इसके बाद आप यहीं पे याद कर लीजिए, ये सेरोलॉजी है। सेरोलॉजी आपसे एक वर्ड और पूछा गया था, सौरोलॉजी। आपने बीपीएससी हेड टीचर का पेपर हमने आपको कराया था, तो वहाँ पे सौरोलॉजी पूछा गया था। सौरोलॉजी ये अलग है, तो ध्यान रखिएगा। सेरोलॉजी हम रुधिर सीरम के वैज्ञानिक अध्ययन को बोलते हैं। सौरोलॉजी हम किसको बोलते हैं? तो छिपकलियों के अध्ययन को। छिपकली के अध्ययन को हम, ये पूछा गया था, आपको याद आया होगा, तो छिपकली के अध्ययन को सौरोलॉजी बोलते हैं। तो ये फ़र्क है सेरोलॉजी और सौरोलॉजी में, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एंटोमोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। कीटों के अध्ययन को, कीटों के अध्ययन को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। अगर कॉकरोच भी पूछेगा तो कॉकरोच भी इसी के अंतर्गत आता है, तो कीटों के अध्ययन को हम एंटोमोलॉजी बोलते हैं। फिर अगला है इख्थियोलॉजी। इख्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना संबंधित है, तो मत्स्य की संरचना या मछली के जो है अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? इख्थियोलॉजी बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर ऑर्निथोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। पक्षियों के अध्ययन को हम, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। वंशागति के अध्ययन को जेनेटिक्स बोलते हैं। जीवाश्म के अध्ययन को पैलियो बायोलॉजी या बोलते हैं। फिर आते हैं प्रश्नों पर। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो फलों के अध्ययन को एंथोलॉजी बोलते हैं। फलों के अध्ययन को हम एंथोलॉजी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, एंथोलॉजी महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। यहाँ पे फूलों के अध्ययन की बात की जा रही, माफ़ कीजिएगा, तो यहाँ पे फूलों के अध्ययन की बात की जा रही। फूल और फूल में जो है एंथोलॉजी, तो ध्यान रखिएगा, एंथर पाया जाता है, तो एंथर जो है, एंथर से आप का यहाँ पे देख सकते हैं, तो एंथर से एंथोलॉजी याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंटोमोलॉजी, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो रेशम कीट पालन को हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। एपीकल्चर हम किसको बोलते हैं? तो एपीकल्चर हम मधुमक्खी पालन को बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर पुष्प और फल सभी को जब एक साथ में अध्ययन किया जाता है, या बागबानी कृषि की बात करें तो हॉर्टिकल्चर हो जाएगा। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को बोलते हैं। फ्लोरिकल्चर तो पुष्पों के, फूलों के अध्ययन को बोलते हैं। मधुमक्खी का उपयोग किस में किया जाता है? तो मधुमक्खी का उपयोग एपीकल्चर में किया जाता है। एपीकल्चर ये भी एनसीईआरटी में दिया गया है। पिसीकल्चर में मछलियों का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर।
इसके अलावा फूलों की खेती पोमोलॉजी। तो ध्यान रखिए सब्जियों की खेती केवल जब सब्जी की बात करेगा तब हॉर्टिकल्चर नहीं हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा हॉर्टिकल्चर संयुक्त रूप से प्रयोग होता है, तो सब्जियों की खेती को हम हॉर्टिकल्चर नहीं कहेंगे और बाकी सब सही है। तो यहाँ पे जो हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहाँ पे ओलेरीकल्चर इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने ऊपर भी देखा था, तो यहाँ पे होना चाहिए था ओलेरीकल्चर। तो ध्यान रखिएगा जब फल सब्जी एक साथ में लिया जाएगा तब हॉर्टिकल्चर बोला जाएगा, लेकिन जब केवल सब्जी की बात आएगी तो आपका ओलेरीकल्चर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सी जो है मैच नहीं है, तो सी की जगह पे क्या होना चाहिए, ओलेरीकल्चर। फिर है विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है। तो विटीकल्चर से हम अंगूर का उत्पादन करते हैं। और इस PIQ सेशन में आपको सेल तक के क्वेश्चन रखे गए हैं, NCERT में जो पूछे गए हैं, NCERT पर आधारित कोशिका तक के प्रश्न रखे गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं आपकी परीक्षा दृष्टि से। BPSC में पूछा गया था जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, तो आनुवंशिकता और विचरण का। तो आनुवंशिकता का अध्ययन को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। हर BPSC एग्जाम में पूछा गया है, BPSC TRE में लगातार पूछा गया है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आता है, ओस्टियोलॉजी के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव को हम नील हरित शैवाल बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी की खास बात क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। तो आपसे एक प्रश्न पूछा गया था BPSC TRE में कि जो है निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, तो वहाँ पे आपको विकल्प दिया गया था हरे पादप, हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया। तो वो कुछ बैक्टीरिया ही हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। तो इनको साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है, साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है। और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा इन्होंने जब आरंभिक वायुमंडल पृथ्वी का तैयार हो रहा था, जब पृथ्वी का जन्म हुआ, उत्पत्ति हुई, पृथ्वी पर जीवन रहने लायक योग्य होने से बहुत पहले पृथ्वी का जो वायुमंडल था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में था, ऑक्सीजन ना के बराबर था, ऑक्सीजन ना के बराबर था। तो जो है पृथ्वी पर जो सबसे पुराना जीव था नील हरित शैवाल, इसने क्या करना स्टार्ट किया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से इसने ऑक्सीजन रिलीज करना स्टार्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना स्टार्ट किया। इस तरीके से जो है पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन फैलने लगी, ऑक्सीजन गैस फैलने लगी, जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। तो आप समझ सकते हैं कि जो है अगर ये नील हरित शैवाल नहीं होता तो आज हम शायद होते ही नहीं। तो नील हरित शैवाल के बारे में ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हरे पादप की कैटेगरी में ही रखे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये जो है प्रोड्यूसर की कैटेगरी में रखे जाते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर की कैटेगरी में रखे जाते हैं, जिनको हम उत्पादक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, चार्ल्स डार्विन ने ये पुस्तक लिखी है। कई बार परीक्षा में पूछा गया, BPSC द्वारा भी ये पूछा गया है। फिर है आर्कियोपेट्रिक्स कौन है, तो आर्कियोपेट्रिक्स ये प्रश्न 6 से 8 मैथ साइंस में पूछा गया था और BPSC ने 1995 में बहुत पहले पूछा था। तो 6 से 8 मैथ साइंस का जो साइंस का क्वेश्चन था TRE 2 में आप देखिएगा तो वहाँ पे ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे ये शायद प्रश्न 6 से मतलब GS वाले सेक्शन में पूछा गया था। अब आते हैं आर्कियोपेट्रिक्स। तो आर्कियोपेट्रिक्स जो ये जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। और आपसे पूछा ये नहीं गया था, पूछा ये गया था कि जो है आर्कियोपेट्रिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी, ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे आंसर होगा सरीसृप और पक्षी। तो सरीसृप और पक्षी के बीच में ये आर्कियोपेट्रिक्स हैं। इनके अंदर सरीसृप की भी क्वालिटी है और पक्षी की भी क्वालिटी है। तो आर्कियोपेट्रिक्स ध्यान रखिएगा, सरीसृप और पक्षी के बीच के योजक कड़ी हैं और परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। डायनासोर कौन थे, तो डायनासोर ध्यान रखिएगा ये मेसोजोइक इरा के सरीसृप थे, रेप्टाइल्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो मेसोजोइक इरा के, तो मेसोजोइक इरा ध्यान रखिएगा, मेसोजोइक इरा के सरीसृप थे डायनासोर। ऐसे प्रश्न भी आपने हेडमास्टर हेड टीचर एग्जाम में देखे हैं। फिर घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है, तो NCERT आधारित बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा घटपर्णी जिसको हम पिचर प्लांट बोलते हैं, याद आया होगा आपको, NCERT में आपने पढ़ा है। तो पिचर प्लांट जिसको हम नेफेंथीस भी बोलते हैं, नेफेंथीस भी बोलते हैं। और ये कीट भक्षी होता है, इंसेक्टिवोरस होता है। और इसका एक भाग होता है पौधे का जो घट में रूपांतरित होता है, जो घड़े का आकार लेता है, जिसमें आके कीट जो है फंस जाते हैं, फिर उनको वो पचा जाता है। तो ये पत्ता, तो ध्यान रखिएगा कि घटपर्णी का जो पत्ते वाला भाग होता है वो घट के रूप में, घड़े के रूप में रूपांतरित होता है। और इसके अलावा हमने आपको जो है कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए थे, जैसे बीनस फ्लाई ट्रैप, एक एग्जाम्पल आपको और याद दिलाया मैंने, बीनस फ्लाई ट्रैप, ये भी जो है कीट भक्षी पौधा है। इसके अलावा हमने आपको कुछ और उदाहरण दिए थे, आप कमेंट करके बताएं अगर आपको याद है तो।
अब आगे बढ़ते हैं। नेपेंथीस खासियाना, तो नेपेंथीस खासियाना यानी घटपर्णी की बात कर रहे हैं, नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मेघालय में। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछेगा नेपेंथीस या घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है तो ये मेघालय में पाया जाता है। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कीटभक्षी पौधे जो है जिस मृदा में पनपते हैं उसमें किसकी कमी होती है? तो आंसर होगा नाइट्रोजन तत्वों की। नाइट्रोजन तत्वों की कमी होती है। नाइट्रोजन तत्वों की कमी की वजह से इनको अपनी उस नाइट्रोजन की कमी को पूरी करनी होती है, इसलिए ये कीटों को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ और कीटों को मार के खाते हैं। तो कीटों को जो है ये पचा जाते हैं एक हिसाब से खा के, तो इससे इनको जो है मृदा से तो मिट्टी नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है, इसलिए जो है ये अपने खुद के तरीके से प्रकृति में इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। तो इस तरीके से ये जो है नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं अपने आप को। आगे बढ़ते हैं। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? महत्वपूर्ण सवाल है। तो पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना। तो ध्यान रखिएगा, तने वाले भाग से हल्दी प्राप्त होती है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अदरक तना है जड़ नहीं है क्योंकि? तो ये हमने आपको बीपीएससी तैयारी में भी प्रश्न आया था, कल ही हमने कराया आपको। तो अदरक तना नहीं है जड़, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि? तो सेम प्रश्न आप देख रहे हैं, इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं। तो सेम प्रश्न पूछा गया था, ये बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया था और यहाँ से प्रश्न आपको पूछा गया था बीपीएससी तैयारी में, जीएस पार्ट में पूछा गया था। कहीं भी पूछा जाए आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। और इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं। तो अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न हूबहू रिपीट होता है ये। नोड और इंटर नोड का उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण है। तो तने का विशेष लक्षण होता है, चूंकि अदरक में संरचनाएं पाई जाती हैं अतः कहा जा सकता है अदरक तना है जड़ नहीं। तो इसलिए हम तने की खासियत होती है नोड और इंटर नोड, चूंकि अदरक में संरचनाएं पाई जाती हैं तो हम कहेंगे कि अदरक तना है जड़ नहीं है। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है, महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। माइकोराइजा, तो माइकोराइजा जो है किसके बीच में सहजीवी संबंध होता है? कवक और पौधों के बीच। तो ध्यान रखिएगा, कवक और पौधों के बीच में सहजीवी संबंध होता है। हमने आपको सहजीवी संबंध का उदाहरण बताया था एनसीईआरटी में, राइजोबियम बैक्टीरिया, याद कीजिए, राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये कहाँ पे था? तो जो है रूट नोडुल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। तो जो लेग्यूमिनस पौधे होते हैं, लेग्यूमिनस पौधे होते हैं या जिनको हम फलीदार जो है पौधे बोलते हैं। तो फलीदार पौधे जैसे दलहन वगैरह, तो दलहन के जो जड़ें होती हैं उसमें और राइजोबियम बैक्टीरिया के मध्य में सहजीवी संबंध पाया जाता है। ये क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। तो माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है कवक और पौधों के मध्य। तो इसके बारे में भी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है सभी से। फिर फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। तो नत्रजन यहाँ पे नाइट्रोजन को बोला गया है। तो फलीदार पादपों की जड़ में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन से होते हैं, कैसे होते हैं? तो हमने अभी आपको बताया कैसे नेचर में होते हैं, सहजीवी होते हैं। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है उसी की बात की जा रही है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया की बात की जा रही है और राइजोबियम बैक्टीरिया सहजीवी नेचर का होता है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। आंसर है लौंग। तो लौंग में जो है एक पुष्प कलिका होती है। इसके अलावा लौंग से जो प्रश्न पूछे गए ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है एग्जाम में। लौंग सूखे फल को बोलते हैं। फिर लौंग पौधे के निम्नलिखित किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो शुष्क पुष्पकली से प्राप्त होते हैं। बीपीएससी ने भी पूछा है। तो शुष्क पुष्पकली से लौंग पौधे प्राप्त होते हैं और ये सूखे फूल यहाँ पे इसीलिए लिखा गया, तो शुष्क पुष्पकली। फिर लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? तो फूल कली का ही। देखिए थोड़ा चेंज करके यहाँ पे लगातार पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, यही प्रश्न पूछा जा सकता है। तो लौंग पौधों के निम्नलिखित से किस भाग से प्राप्त होते हैं? शुष्क पुष्पकली से। आगे बढ़ते हैं। लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो आंसर है फूल की कली से। थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब बीपीएससी 2020 में पूछा गया, तो आप देख रहे हैं कि कितना रिपीट हो रहा है। तो ऐसे ही प्रश्न हम आपके लिए लेके आए हैं जो एनसीईआरटी आधारित है और साथ में अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए, इंक्लूडिंग बीपीएससी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो ट्रू फ्रूट की बात होती है। तो जब ट्रू फ्रूट की बात करते हैं तो सेब को जो है ट्रू फ्रूट नहीं बोला जाता, सच्चा फल नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता ये समझ लेते हैं। जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल होते हैं तो ऐसे फल को असत्य फल बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। तो उदाहरण है सेब। तो सेब, काजू, नाशपाती, ये सब जो है असत्य फल हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पूछा गया था सच्चा फल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सेब। और ध्यान रखिए सच्चे फल में क्या होता है? सच्चे फल में केवल
अंडाशय जब पकता है, राइपेंड ओवेरी बोलते हैं जिसको, राइपेंड ओवेरी बोलते हैं। जो फ्रूट होता है, फल होता है, वो क्या होता है, राइपेंड ओवेरी होता है, यानी अंडाशय जब पक जाता है तो वही जो है फल का निर्माण करता है, फल में तब्दील हो जाता है। तो फल के निर्माण में जब अंडाशय ओवरी का इस्तेमाल होगा तब उसको हम सच्चा फल बोलेंगे, और जब इसके अलावा कुछ अन्य भागों का इस्तेमाल होगा पौधों के तब हम उसको असत्य फल बोलेंगे। और ऐसा किस किस केस में होता है, तो सेब में होता है, काजू में होता है, नाशपाती। तो सेब और काजू याद रखिएगा, सेब और काजू असत्य फल के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है पादप कली क्या होता है। पादप कली, तो ये भी एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न है। तो आंसर है एक भ्रूणीय टहनी। तो ध्यान रखिएगा, एक भ्रूणीय टहनी होती है पादप कली। इंग्लिश में एम्ब्रियोनिक शूट भी बोलते हैं, तो अविकसित प्ररोह भी बोलते हैं हिंदी में। तो अविकसित प्ररोह होती है तो कली, ध्यान रखिए, अविकसित प्ररोह होती है, एम्ब्रियोनिक शूट होती है। एनसीईआरटी से हूबहू ये वर्ड लिया गया है। ये किसी पत्ती के कक्ष एक्सिल पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखिएगा, पादप कली क्या होती है, पादप कली एक भ्रूणीय टहनी होती है, या फिर आपके इसके अलावा एम्ब्रियोनिक शूट या अविकसित प्ररोह ऑप्शन में दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है। तो इस प्रकार के प्रश्न 6 से 8 साइंस में पूछे गए हैं 15 मार्च को। तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न 4-5 उनको आप ध्यान रखिए। पहला है लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है। तो लहसुन में जो स्मेल आती है, जो गंध आती है, जब खाते हैं तो हमारा जो है कह सकते हैं मुंह भी स्मेल करता है, महकता है। तो लहसुन की जो अभिलाक्षणिक गंध होता है इसका कारण होता है सल्फर यौगिक। सल्फर यौगिक के कारण उसका ऐसा स्मेल होता है। तो ध्यान रखिएगा, सल्फर कंपाउंड के कारण जो है लहसुन की स्मेल होती है। आगे बढ़ते हैं। फिर है प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो प्याज में क्या निकलता है, सल्फेनिक अम्ल। तो ध्यान रखिएगा, सल्फेनिक अम्ल कहाँ निकलता है, प्याज के छिलकों से। तो ध्यान रखिएगा, और उसी से हमारे आंखों में पानी आता है। तो सल्फेनिक अम्ल ध्यान रखिएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है एनसीईआरटी से। पुष्प होता है, पुष्प जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि पुष्प से ही सब कुछ, सारी प्रक्रिया होती है पुष्प से ही। आगे बढ़ते हैं। और पुष्प की बात करें तो प्रजनन में यही काम आता है। पुष्प में मुख्यतः पुंकेसर और स्त्री केसर मिलकर प्रजनन भागों का निर्माण करते हैं। तो इसलिए पुष्प जो है सबसे महत्वपूर्ण भाग हो गया। हमने पढ़ा भी है कि पुष्प जो है वो प्रजनन अंग होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं पौधों में। आगे बढ़ते हैं। लाल मिर्च तीखी होती है, इसमें क्या उपस्थित होता है, ये भी प्रश्न आपसे पूछ। तो यह प्रश्न जो है 6 से 8 साइंस में पूछा गया था 15 मार्च को। तो ध्यान रखिएगा, लाल मिर्च तीखी होती है, क्यों होती है, कैप्सिसिन के कारण। तो कैप्सिसिन के कारण जो है, कैप्सिसिन के कारण लाल मिर्च तीखी होती है। और इसका फार्मूला होता है कैप्सिसिन का फार्मूला होता है C18H27NO3। आपसे फार्मूला नहीं पूछा जाएगा, बस ऐसे ही ध्यान रखने के लिए आपसे पूछा बस इतना ही जाएगा कि लाल मिर्च तीखी होती है तो उसमें क्या उपस्थित होता है। तो आंसर हो जाएगा कैप्सिसिन। आगे बढ़ते हैं। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण के में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है। तो ये भी प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया है, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा कोशित। पूपा बोलते हैं, चरण होता है रेशम कीट पालन में देखते हैं। तो यहाँ पे हम चरण देखते हैं, कई चरणों में इनका होता है, जिसको जीवन चक्र बोला गया है। तो जो है जब कोशिका पूपा बनता है तो उस स्टेज में ये वाणिज्यिक तंतु फाइबर का निर्माण करता है। तो फाइबर जो बनाता है ये, तो कब बनाता है, तो जब पूपा स्टेज में होता है, कोशित स्टेज में होता है। आगे बढ़ते हैं। और रेशम कीट जिन पर पनपता है वो कैसे होते हैं, तो ये शहतूत की पत्तियों पर पनपता है। तो रेशम कीट किन पर पनपता है, किन पे इनका ग्रोथ होता है, शहतूत की पत्तियों पर, महत्वपूर्ण है। और इसी से हम क्या प्राप्त करते हैं, तो रेशम प्राप्त करते हैं। और ये कैसे होता है, तो ध्यान रखिए, लार्वा चक्र के बाद पहला एक लार्वा चक्र होता है। जैसे डेंगू का लार्वा आपने सुना होगा, तो लार्वा सबसे इनिशियल स्टेज होता है। तो लार्वा चक्र के बाद प्यूपा तैयार होता है। तो अपनी लार ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ से खोल कोया तैयार करता है, जिससे रेशम की प्राप्ति की जाती है। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। तो मलेरिया रोग के लिए हम औषधि का प्रयोग करते हैं कुनैन। तो कुनैन का हम कहाँ से इस्तेमाल करते हैं, तो सिनकोना की छाल से। महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सिनकोना वृक्ष होता है, सिनकोना वृक्ष की छाल से हम औषधि कुनैन औषधि जो मलेरिया रोग में प्रयोग की जाती है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, यहीं से हम बनाते हैं। अगला प्रश्न है, कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। तो कुनैन सिनकोना पादप के छाल वाले भाग में पाई जाती है, वही प्रश्न रिपीट हुआ है। फिर लेग होमोग्लोबिन पाई जाती है। तो ये आपका बीपीएससी टीआरई में ऑलरेडी पूछा गया है
6 से 8 साइंस में। तो आंसर है लेगुमिनस मूल ग्रंथियों में। तो लेगुमिनस मूल ग्रंथियों में, नहीं तो फलीदार, यहाँ वर्ड फलीदार आ जाएगा। लेगुमिनस के लिए फलीदार भी वर्ड यूज़ होता है। जैसे दलहन फसलें होती हैं, तो दलहन के जो पौधे होते हैं, तो दलहन के जो पौधे होते हैं वो लेगुमिनस प्रकार के होते हैं। तो लेगुमिनस मूल ग्रंथियों में लेग होमोग्लोबिन पाई जाती है। हमने आपसे बोला था लेग वर्ड की वजह से लेगुमिनस में लेग वर्ड आता है, तो वहीं से हम लेग होमोग्लोबिन ऐड कर दिया गया है और उसी से आपका यहाँ पे आंसर बन गया। आगे बढ़ते हैं। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? तो शुष्क जलवायु में जो एडजस्टेड होते हैं उनको हम मरुद्भिद बोलते हैं। तो जो मरुस्थल में होते हैं वैसे भी समझ सकते हैं। तो मरुस्थल में मरुद्भिद, तो मरुद्भिद ये होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जलोद्भिद कौन होते हैं? तो जो जल में रहते हैं उनको हम जलोद्भिद बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं, तो ये मांसल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मांसल प्रकृति के होते हैं और इसमें जो है कुछ भाग होते हैं पौधों के जो जल को संचित रखने के लिए अधिक मांसल और स्थूल हो जाते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आंसर है हेलोफाइट। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोफाइट होता है जो जल में उगेंगे, लेकिन जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको हम हेलोफाइट बोलते हैं। सबसे शानदार उदाहरण आपके सामने है सुंदरवन में सुंदरी वृक्ष। तो सुंदरवन डेल्टा पूरा, तो सुंदरवन में जो है सुंदरी वृक्ष हैं और कौन से वृक्ष हैं? मैंग्रोव। तो मैंग्रोव जो होते हैं, मैंग्रोव वृक्ष, ये हेलोफाइट प्रकृति के होते हैं, नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं और इनकी जो जड़ें होती हैं वो जो है ऊपर की तरफ निकली हुई होती हैं, जल से बाहर भी निकली हुई होती हैं। और ये क्या करते हैं? मैंग्रोव क्या करते हैं? तो तटीय जो प्रदेश होते हैं, तटीय जो क्षेत्र होते हैं उनकी रक्षा करते हैं सुनामी वगैरह से। जो भारी भरकम तूफान आते हैं, साइक्लोन वगैरह, चक्रवात वगैरह, उससे मैंग्रोव की जड़ें जो है रक्षा करती हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत हरित पादप आते हैं, हरितप्रा, और इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जैसे नीलहरित शैवाल। तो नीलहरित शैवाल भी प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। हमने बात किया था, ये जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जल से बाहर निकाल ले जाने पर मत्स्य मर क्यों जाती हैं? तो मछलियाँ मर क्यों जाती हैं? तो रीज़न है सांस नहीं ले पाती हैं। सांस नहीं ले पाती हैं क्योंकि जो ये कैसे सांस लेते हैं? तो ये गलफड़ों से। तो मछलियाँ जो होती हैं वो श्वसन कैसे करती हैं? वो अपने गलफड़ों, उनमें गलफड़े पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, जिनके मदद से वो श्वसन क्रिया करती हैं और ये पूर्णतया जल में घुली ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो ध्यान रखिए, जो गलफड़े और गिल्स होते हैं वो जल में जो घुलित ऑक्सीजन होती है उसको ही ग्रहण कर पाते हैं। तो जब हम इनको बाहर निकालते हैं तो जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन होता है ये उसको ग्रहण करने योग्य नहीं होते हैं, तो इसलिए इनकी जान चली जाती है। फिर अब मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है, तो आंसर है गलफड़ों द्वारा, गिल्स द्वारा। आगे बढ़ते हैं। सेब के फल में लाली का कारण क्या है? तो सेब का फल लाल क्यों होता है? तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है, एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है। तो पिगमेंट से भी कई सारे सवाल बीपीएससी पूछता है। तो सेब के फल में लाल होने का कारण होता है एंथोसाइनिन नाम का पिगमेंट। तो एंथोसाइनिन नाम का वर्णी यानी पिगमेंट लवक है, तो लाल नारंगी कलर जैसे ही ये आता है। और कैरोटीन गाजर में होता है, टमाटर में लाइकोपीन वर्णक होता है, पीले रंग के वर्णक जैसे। तो जेंथोफिल ये तब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ध्यान रखिएगा कैरोटीन नामक जो वर्णक होता है किस में पाया जाता है? गाजर में। कैरोटीन गाजर में पाया जाता है, टमाटर में लाइकोपीन वर्णक। तो ध्यान रखिएगा, टमाटर में लाइकोपीन वर्णक पाया जाता है, कैरोटीन गाजर में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आंसर है लाइकोपीन। आगे बढ़ते हैं। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? तो ये कैरिकाजेंथिन। तो ध्यान रखिएगा, कैरिकाजेंथिन नामक वर्णक होता है, तो उसकी वजह से जो है पपीता का पीले रंग होता है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे कैरिकाजेंथिन, तो कैरिकाजेंथिन ध्यान रखिएगा पपीते में पीले रंग का कारण होता है। फिर है प्रश्न, कपास का प्रमुख घटक क्या होता है? कपास का प्रमुख घटक, तो कपास में सेलुलोज प्रमुख घटक होता है और ये 90 से 95% तक इसकी मात्रा होती है। तो ध्यान रखिएगा 90% से अधिक जो है मात्रा होती है सेलुलोज की। तो सेलुलोज जो है कपास का मुख्य रासायनिक घटक होता है। बाकी जल की बात करें तो बहुत कम होता है, 6 से 8%, और बहुत सूक्ष्म मात्रा में जो है वसा, प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्म, खनिज, लवण वगैरह पाया जाता है। लेकिन मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो सेलुलोज। तो ध्यान रखिएगा सेलुलोज जो है ये किस में पाया जाता है? कपास में। आगे बढ़ते हैं। और ये भी आप ध्यान रखिएगा सेलुलोज को जो है केवल जानवर ही पचा सकते हैं, मतलब हम इंसान नहीं पचा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इंसान नहीं पचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं म्यूचुअलिज्म।
सहजीवी शब्द के लिए इंग्लिश में हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, तो सहजीवी संबंध को हम म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। और ये शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। तो लाइकेन किसका सहजीवी संबंध होता है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, तो कवक और शैवाल का। तो ध्यान रखिएगा, लाइकेन किसका सहजीवी संबंध होता है, किसके बीच में, तो शैवाल और कवक के बीच में। तो सहजीवी संबंध को इंग्लिश में म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी पूछ लिया गया, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लाइकेन एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम का प्रारंभ करने में सक्षम है। वास्तव में किनके सहजीवी सहचर हैं, देखिए आईएएस प्री में पूछा गया है। तो लाइकेन किसके बीच में, तो शैवाल और कवक के बीच में सहजीवी संबंध होता है। आगे बढ़ते हैं। अफीम प्राप्त किया जाता है, तो अफीम को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो अफीम को जो है प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लेटेक्स से। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो बिना पके फल के लेटेक्स से अफीम प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है प्रश्न ये। फिर है, अब आते हैं कोशिका पे। कोशिका से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं एनसीईआरटी आधारित। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो ध्यान रखिएगा कि जो है नाभिक में, न्यूक्लियस में तो डीएनए होता ही है, न्यूक्लियस में तो डीएनए होता ही है, लेकिन इसके अलावा कोशिका के किस और भाग में डीएनए पाया जाता है, तो आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है खुद का डीएनए निर्माण करता है, खुद से भी डीएनए निर्माण करता है। और हमने आपको क्लास 9th एनसीईआरटी का छोटा सा मैराथन दिया था, तो उसमें हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात किया था। तो नाभिक के अलावा कोशिका के जो है किस भाग में डीएनए पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ध्यान रखिएगा, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और इसके अलावा जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोटीन का भी निर्माण करता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटीन का निर्माण करता है। और ये इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं, तो राइबोसोम भी पाए जाते हैं, इनके खुद के पास राइबोसोम और डीएनए होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एनसीईआरटी से हम बता रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद का डीएनए का और राइबोसोम भी खुद का होता है इसमें। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है प्लास्टिड के बारे में भी। तो ध्यान रखिएगा, प्लास्टिड भी जो है इनके खुद के जो है राइबोसोम और डीएनए होते हैं, खुद के राइबोसोम और डीएनए होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो 3 चीज़ों के हो गए, नाभिक में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और प्लास्टिड में भी इनके डीएनए खुद के होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा एटीपी में कहाँ बदलती है, तो सौर ऊर्जा एटीपी में किस स्थान पर बदलती है, तो आंसर है क्लोरोप्लास्ट। तो ध्यान रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है, या वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण भी है। तो ये आपको मालूम है। तो आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है, तो आपको बहुत अच्छे से पता, 23 पेयर होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, टोटल 46 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में सबसे बड़ा अंतर किस पर होता है, कोशिका भित्ति के आधार पर, सेल वॉल के आधार पर। और सेल वॉल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो ये फ़र्क है। तो इस प्रकार ये भिन्न होते हैं, किस प्रकार, कोशिका भित्ति के मामले में। तो सेल वॉल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है, तो जंतु कोशिका में तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति, और ये कोशिका भित्ति सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। और ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, किस में पाई जाती, पादप कोशिका में। फिर अगला प्रश्न है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, तो आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है जैव कोशिका का भाग है जो पावर हाउस कहलाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, तो आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसको बोलते हैं, तो सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसे बोलते हैं, तो सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं लाइजोसोम को। तो ध्यान रखिएगा, लाइजोसोम को बोलते हैं जो है कोशिका की आत्मघाती से जो है बैग को क्या बोलेंगे, थैली। तो कोशिका की आत्मघाती थैली बोलते हैं हिंदी में, सुसाइडल बैग ऑफ सेल लाइजोसोम को बोलते हैं। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है, तो कोशिका को कहाँ से शक्ति स्रोत मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है, तो वहीं से उसको एनर्जी मिलती है। तो आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। फिर अब प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, ये भी आपका एनसीईआरटी से सवाल लिया गया है। और एनसीईआरटी जो 9th क्लास का हमने आपको पढ़ाया था, वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया था। तो हमने बताया था कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। तो आंसर है ए और बी दोनों। तो प्रोटीन और लिपिड से प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। आगे बढ़ते हैं। और सभी लोग की जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप ऐसे ही प्रश्न चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, हम आपको कम से कम क्वेश्चंस में सारा कंप्लीट करा देंगे। जितने भी विभिन्न आयोग द्वारा पूछे गए, बस हम वही प्रश्न आपके लिए लाएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। अन्यथा
जो आपके प्रश्न काम के नहीं हम उनको बिल्कुल नहीं लाएंगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और साथ में हम आपको एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चंस जो है क्विज़ में देना स्टार्ट कर चुके हैं। करंट के क्वेश्चन दे रहे हैं, एक्स्ट्रा जीएस के क्वेश्चन देंगे, तो आप उनको डेली जरूर अटेम्प्ट करें। एक टाइम अपना फिक्स कर लें, उस टाइम दे सकते हैं, जब आप फ्री हो तब आप जाके। और कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं, तो आप चैनल पे जाइए, चैनल पे क्विज़ के लिए चैनल पे जाइए, चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाइए। जैसे वीडियोस होते हैं, शॉर्ट्स होते हैं, प्लेलिस्ट होता है, तो प्लेलिस्ट के बाद में आता है कम्युनिटी सेक्शन। कम्युनिटी सेक्शन में थोड़ा बहुत 1-2 अपडेट आपको मिल जाएंगे कि आज की वीडियो अभी आएगी, कभी आएगी। नहीं तो थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो लगभग आपको जो है 250-300 लगभग 300 प्रश्न आपको जो है जीएस, करंट अफेयर्स, एनसीईआरटी आधारित, बिहार स्पेशल, सबके वहाँ पे मिक्स आपको प्रश्न वहाँ मिल जाएंगे, जो परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो प्रोटीन संश्लेषण। ये प्रश्न जो है 6 से 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर होगा क्लास 9th एनसीईआरटी में बताया गया आपको। तो अंतर्द्रव्यी जालिका, प्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम के बीच में जो है ये कोशिकांग होते हैं, ये प्रोटीन संश्लेषण में लगते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण में ध्यान रखिएगा किन अंगों की जो है भूमिका होती है, तो अंतर्द्रव्यी जालिका, प्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर के किस भाग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं, तो लसिका कोशिका को हम लिम्फोसाइट सेल बोलते हैं, लिम्फोसाइट सेल बोलते हैं। तो लिम्फोसाइट सेल जो बनते हैं किस अंग में बनते हैं, तो आंसर है तिल्ली। तो ध्यान रखिएगा तिल्ली जो भाग होता है, इसके अलावा और कहाँ बनते हैं, तो लिम्फोसाइट सेल एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, तो ध्यान रखिएगा WBC है ये, और इनका निर्माण लसिका ग्रंथियों में होता है, तिल्ली में होता है, थाइमस ग्रंथि और अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा अस्थि मज्जा में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्या है, तो ध्यान रखिएगा एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने के लिए हम एक टर्म प्रयोग करते हैं, और उस टर्म का नाम क्या है, क्रेब्स साइकिल। तो बहुत महत्वपूर्ण है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस टर्म को दिया था, और इससे जो है अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने के लिए हम इस टर्म का प्रयोग करते हैं, क्रेब्स साइकिल का। तो ध्यान रखिएगा क्रेब्स साइकिल का संबंध किससे, एटीपी अणुओं के उत्पादन करने से। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का प्रयोग किया था वो कौन था, तो आपको पता है कि गार्डन पी, यानी मटर का पौधा था, गार्डन पी जिसको बोला जाता है, उसी पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। फिर है, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो ये आधारित है लैंगिक जनन पर। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। फिर है, आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है, तो जॉन मेंडल को ही बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है लैंगिक प्रजनन के आधार पर जो है मटर के पौधे में एक्सपेरिमेंट किया था सबसे पहले, तो इसीलिए इनको जो आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। आनुवांशिकता के जनक के रूप में कौन विख्यात है, तो फिर वही है जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है, जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान दीजिएगा। तो जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में किसके द्वारा ले जाते हैं, तो क्रोमोजोम द्वारा। तो ध्यान रखिएगा क्रोमोजोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है, क्रोमोजोम जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं क्रोमोजोम्स द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आनुवंशिकता की इकाई को जीन बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा आनुवंशिकता की इकाई को क्या बोलते हैं, तो जीन बोलते हैं। कई बार प्रश्न में ये आपसे पूछा गया है। फिर है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, तो डीएनए होता है। ध्यान रखिएगा जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण कौन करता है, तो डीएनए करता है। और डीएनए का फुल फॉर्म आप जानते हैं, कमेंट करके बताएं। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है तो डीऑक्सीराइबोस, इसी के नाम पे इसका फुल फॉर्म भी होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म होता है डीएनए का, और ये शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोस। आगे बढ़ते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा डीएनए की खोज जो है निम्नलिखित इनमें से किसी ने नहीं की है, तो डीएनए की खोज की है फ्रेडरिक मिशर ने। तो ध्यान रखिएगा जब डीएनए की खोज की बात आएगी तो फ्रेडरिक मिशर आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि डीएनए का कुंडलीकार विन्यास किसने दिया था, तो डीएनए का कुंडलीकार विन्यास या जो है द्विकुंडलिनी विन्यास पूछेगा, द्विकुंडलिनी संरचना पूछेगा डीएनए का, तब आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक। ये पूछा गया है, बीपीएससी द्वारा भी पूछा गया है। तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना, तो डबल हेलिकल मॉडल दिया था, इंग्लिश में बोलते हैं। और जब डीएनए की खोज की बात आएगी तो फ्रेडरिक मिशर आंसर हो जाएगा। ये फ़र्क है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम होते हैं, तो राइबोसोम क्या होते हैं, तो राइबोजाइम। तो ध्यान रखिएगा राइबोसोम नहीं पूछा जा रहा, राइबोजाइम्स पूछा जा रहा है। झारखंड पीसीएस में पूछा गया, महत्वपूर्ण सवाल है। तो राइबोजाइम्स क्या होते हैं, ये आरएनए होते हैं। तो ध्यान रखिएगा आरएनए अणु होते हैं।
राइबो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम या राइबोजाइम्स। तो राइबोजाइम्स को हम क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम को हम राइबोजाइम्स बोलते हैं और ये आरएनए अणु होते हैं, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। फिर है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जैसे कि राइजोबियम किसके साथ में? तो दलहन फसलों में। तो आंसर हो जाएगा दाल या लेग्यूमिनस पौधे भी बोलते हैं इनको। पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है। तो नाइट्रोजन को पौधे किस रूप में लेते हैं? तो हमने आपको बताया था N2 में नहीं ले पाते हैं, इसीलिए इनका नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है और स्थिरीकरण होने के बाद नाइट्रेट के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? नाइट्रेट के फॉर्म में NO3-। तो नाइट्रेट के फॉर्म में जो है पौधे नाइट्रोजन को लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसलिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जरूरी होता है ताकि N2 से जो है N2 से नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाए, जिसको पौधे आसानी से ग्रहण कर सकें। फिर निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होते हैं? तो नील हरित शैवाल जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होते हैं धान के खेत में। महत्वपूर्ण सवाल है, तो ध्यान रखिएगा, धान के खेत में नील हरित शैवाल का प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और ये नाइट्रोजन को प्रोवाइड करता है धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में नील हरित शैवाल। आगे बढ़ते हैं, 2,4-D है। तो लास्ट सवाल है आज का, 2,4-D क्या है? तो 2,4-D क्या है? एक खरपतवार नाशी है, वीडीसाइड है। तो ध्यान रखिएगा, वीडीसाइड होता है 2,4-D। और 2,4-D का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, 2,4-D को हम डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड जो है फुल फॉर्म है इसका, और ये खरपतवार नाशी। तो ध्यान रखें, खरपतवार नाशी बीडीसाइड के रूप में फसलों में प्रयोग किया जाता है और ये खरपतवार खेतों के में फसलों के साथ में अनावश्यक रूप से उगकर नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसीलिए इनको हटाने के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन जो है डीडीटी के बारे में देखा गया, 2,4-D के बारे में देखा गया है कि ये जो है नुकसान भी करता है। तो इसके बारे में हमने आपको क्विज में प्रश्न भी दिया था। अब बात करते हैं आगे की। तो अब आप लोग इस चीज़ को समझिए कि समय आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, आप बहुत बड़ी मैराथन क्लास में नहीं जाएं, इसीलिए हम आपका समय बर्बाद नहीं करने के लिए छोटे छोटे वीडियोस लाते हैं, जिससे आपका कम से कम समय में रिवीजन हो जाए। एक साथ में बहुत चीज़ें आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज़ को आप समझिए। एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़िए, जितना आपको पढ़ाया गया बार बार प्लेलिस्ट में, एकलव्य प्लेलिस्ट में महत्वपूर्ण वीडियोस अवेलेबल हैं, जरूर देखें उनको, बहुत महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी से ही प्रश्न बनेंगे, लगातार पढ़िए, बार बार पढ़िए, रिवाइज करते रहिए। पीआईक्यूज़ को जरूर देखिए, बार बार देखिए, मैक्सिमम पीआईक्यूज़ आपके रिपीट होने वाले होंगे, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। साथ में शॉर्ट सेक्शन जरूर देखिए, शॉर्ट सेक्शन चैनल प्लेलिस्ट में जाके जो है प्लेलिस्ट से पहले आपको शॉर्ट सेक्शन मिल जाता है लाइव के पहले। तो शॉर्ट सेक्शन में हमने लगभग 20 एपिसोड दिए हैं और ये कम से कम एग्जाम से पहले आपके 100 एपिसोड हो जाएंगे, जो आपके महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे। आप वहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं जो आपको जिन वीडियोस पे शॉर्ट चाहिए होगा। इसके अलावा आपको हम क्विज सेक्शन चैनल पे कम्युनिटी में जाइएगा, प्लेलिस्ट के बगल में कम्युनिटी होता है, कम्युनिटी पे क्लिक कीजिएगा, आपको क्विज में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्न हमने वहाँ पे रखे हैं जो आपके परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हम आपको डबल तैयारी करा रहे हैं क्विज के माध्यम से भी, और वहाँ पे करंट के भी क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो है आप कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगी और आप क्या ऐसी क्लासेस और भी चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।